हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 60 क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो ना, तो आपको सरकारी कॉलेज लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये विज्ञान का जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये इसका क्लास नंबर 3 होने वाला है यह वीडियो। इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि वो दोनों क्लास भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? मिट्टी का कटना, इसका प्रमुख कारण कौन है? तो सबसे प्रमुख कारण है जल। जल के कारण मिट्टी का कटाव होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय ये नैरोबी में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? तो नैरोबी में, जिसको केन्या कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। बाह्य विलयन के क्या होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, या फिर कोशिका द्रव से गाढ़ा। तो बाह्य विलयन का हाइपोटोनिक होने पर, क्या होने पर? हाइपोटोनिक होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो कोशिका का आयतन कब बढ़ता है? तो जब बाह्य विलयन हाइपोटोनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोटोनिक हो जाता है। आप मेरे साथ बोला कीजिए, तभी आपको ना याद हो जाएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमटीपी का विस्तार क्या है? बताइएगा। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का एसआई मात्रक होता है, बताइएगा। जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केजी होता है, याद रखिएगा, जड़त्व का एसआई मात्रक। और ये जड़त्व ये न्यूटन के प्रथम गति नियम से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्र में मौजूद होता है? नाभिक, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम। नाभिक तो ये कोशिका में होता है ना, कोशिका का नाभिक यानी कि केंद्र। सेंट्रोसोम ये तंत्रिका तंत्र में होता है, जो आप लोग देखे होंगे तंत्रिका कोशिका, उसमें होता है सेंट्रोसोम। तो गुणसूत्र में मौजूद होता है गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र में क्या मौजूद होता है? बोलिएगा मेरे साथ। गुणसूत्र बिंदु होता है गुणसूत्र में मौजूद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है? देखिए, मार्बल, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जिंक, कौन तत्व नहीं है? तो ब्रोमीन Br ये तो तत्व होता है, जिंक Zn ये भी तत्व है, ऑक्सीजन O ये भी तत्व है, लेकिन मार्बल ये तत्व नहीं है। मार्बल यौगिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है? बताइएगा, कवक का उदाहरण कौन है? एस्ट है, टॉड स्टूल है, पुकीनिया है, कौन है? तो कवक का उदाहरण है ये सभी, इनमें से सभी कवक का उदाहरण है। ईस्ट भी है, टोडस्टूल भी है, और पुकीनिया, ये सभी कवक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में किस तत्व को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया? देखिए, मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी दिया था, किस आधार पर दिया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर दिया था। तो मेंडलीफ ने कहा था कि भविष्य में और भी तत्व आएंगे, तो उसके लिए क्या किया था? मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था, खाली स्थान। तो आपको बताना है कि बाद में किस तत्व को आवर्त सारणी में स्थान मिला था? जर्मेनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन? तो याद रखिएगा, जर्मेनियम को स्थान मिला था। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा था, किसको मिला था? जर्मेनियम को मिला था। अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? देखिए, तो जब एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। और साथ में जल भी बनता है।
तो यहाँ पे हमारे पास लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है, बताइएगा। वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य ये बिहार के किस जिला में है? ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, गया, पटना या पूर्वी चंपारण। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन धातु है? देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम और यहाँ पे है नाइट्रोजन। आपको बताना है धातु कौन है। तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, ये तीनों अधातु होता है। धातु हो जाएगा सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के, विस्थापन मतलब बोले तो एस, ये समय के वर्ग के समानुपाती है। समय का वर्ग माने टी स्क्वायर का समानुपाती है, तो वस्तु की गति क्या होगी आपको ये बताना है। तो वस्तु की गति होगी एक समान त्वरण से। क्या होगी? एक समान त्वरण होगा वस्तु का गति। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से होता है डिस्ट धारा मिलता है। बैटरी से कौन सा धारा प्राप्त होता है? डिस्ट धारा होता है, जिसको बोलते हैं डीसी। बैटरी से ना डिस्ट धारा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता है। गाय जो होता है स्वदेशी होता है या फिर देसी, उस नस्ल की क्या विशेषता है? दीर्घ अवधि तक दूध देना, हाँ देता है। जो गाय होता है स्वदेशी या देसी, वो दीर्घ अवधि माने बहुत लंबे समय तक दूध देता है। अल्प अवधि तक भी दूध देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों। यानी कि जो स्वदेशी या देसी नस्ल की गाय होती है वो ज्यादा दिनों के लिए भी दूध देता है और कुछ गाय कम दिनों के लिए भी दूध देता है। तो ये दोनों हो जाएगा स्वदेशी और देसी नस्ल गाय की विशेषता। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, चार द्रव ABCD नाम का चार द्रव है जिसका आपेक्षिक घनत्व यहाँ पे दिया गया है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा? देखिए चार हमारे पास द्रव है, यानी कि मान लीजिए चार बर्तन है और चार बर्तन में द्रव रखा गया। देखिए चार बर्तन है, एक बर्तन, दो बर्तन, तीन यहाँ पे तीसरा बर्तन और एक है यहाँ पे चौथा बर्तन। चार बर्तन है, ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है, ये बर्तन सी है, ये बर्तन डी है, ठीक है ना। बर्तन ए का आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ 1.26 है और बर्तन बी का आपेक्षिक घनत्व 1.0 है। बर्तन सी का आपेक्षिक घनत्व 1.0 है, बर्तन सी का आपेक्षिक घनत्व 0.8 है। क्या है? 0.8 है बर्तन सी का अपेक्षिक घनत्व। बर्तन डी का अपेक्षिक घनत्व 13.5 है। तो बोला गया आपके पास चार गो जो है द्रव है ABC जिसका अपेक्षिक घनत्व दिया गया, ठीक है ना। अब एक वस्तु को हम लेके आए और इन सभी में हम बारी बारी से डुबाएंगे। ए में डुबाएंगे, बी में डुबाएंगे, सी में डुबाएंगे, डी में डुबाएंगे। आपको बताना है किस द्रव में वस्तु का ज्यादा से हिस्सा डूब जाएगा। देखिए जिस द्रव का घनत्व कम होगा, जिस द्रव का अपेक्षिक घनत्व कम होगा उसमें वस्तु ज्यादा डूबेगा। क्या डूबेगा? ज्यादा डूबेगा। तो किसका घनत्व कम है? तो द्रव सी का है, 0.8 है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा जिसका अपेक्षिक घनत्व कम होगा ना उसमें वस्तु ज्यादा डूब जाएगा, वस्तु का ज्यादा हिस्सा डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव का गैस में बदलना। द्रव गैस में बदल गया, उस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब ठोस सीधा गैस में बदल जाता है, सॉलिड सीधा गैस में बदल जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमनियोटा जिसे कहते हैं एमनिया समूह में शामिल है। एमनियोटा समूह में क्या शामिल है जरा ये बताइएगा। तो सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये शामिल है। एमनियोटा समूह में क्या शामिल है? तो सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी एमनियोटा समूह में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो बिजली की घंटी होती है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। किस प्रभाव पर काम करती है बिजली की घंटी? चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक होगा। तो जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा, देखिए काल्पनिक और सीधा भी होगा और काल्पनिक और लेटरली से उल्टा होगा। देखिए लेटरली माने होता है क्या बोले, इसका मतलब होता है पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से कहने का मतलब, अगर आप समतल दर्पण के सामने जाएंगे, अगर आप बायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण का लगेगा आपका दायां हाथ उठाए, उल्टा। तो हमारे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए, लेटरली रूप से भी उल्टा और आभासी रूप से भी सीधा। जब दोनों सही है ना तो हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, प्रायोरिटी देंगे, हम पहले वाले ऑप्शन को सही देंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिप्टो गेम है, बताइएगा क्रिप्टो गेम क्या होता है, जल्दी से बताइएगा क्रिप्टो गेम क्या होता है। याद रखिएगा, बिना बीज वाला पौधा। क्रिप्टो गेम क्या होता है, बिना बीज वाला पौधा होता है क्रिप्टो गेम। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं, ग्रेगन जोन मेंडल। इसका नाम है ग्रेगन जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। और इन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स ने दिया था अपना अष्टक नियम, यह कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू होता है। उसने कहा, न्यूलैंड चर्चा ने कहा था कि जिस प्रकार संगीत में 8 स्वर होते हैं, कितने स्वर, सारे गामा पाधा नी सा, तो सा से स्टार्ट हुआ और 8वां स्वर भी सा है। तो जिस प्रकार संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के बराबर है, उसी प्रकार तत्व यानी कि कोई भी है उसका 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है, ये अष्टक का नियम कहता है। और ये अष्टक का नियम कैल्शियम में तक लागू होता है। कहाँ तक लागू होता है, जरा फिर से बताइएगा, कैल्शियम में तक लागू होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। देखिए ओजोन परत हमको सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अब जब सूर्य का पराबैंगनी किरण सीधा अगर शरीर पर पड़ेगा, मनुष्य का शरीर पर ना, तो वो त्वचा को प्रभावित करता है और त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। तो अगर बोला जा रहा है ओजोन परत में छेद हो गया, छेद हो गया माने अब वो हमको पराबैंगनी किरण से ना बचा पाएगा। जब हमको पराबैंगनी किरण से बचा ना पाएगा तो पराबैंगनी किरण सीधा मनुष्य के शरीर पर पड़ेगा, तो शरीर पर पड़ेगा तो किसको प्रभावित करेगा, त्वचा को प्रभावित करेगा, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो अधिकांश जो कवक होता है ना उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जरा अच्छा से याद रख लीजिएगा, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व है एक्स। देखिए अगर कोई तत्व ऐसे हो, नीचे हो ऐसे हो, ऊपर में ऐसे हो, तो नीचे वाला को बोलते हैं परमाणु संख्या, ऊपर वाला को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, याद रखिएगा। तो देखिए कोई तत्व ये है, इसका परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, तो नीचे वाला को परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या को बोलते हैं जेड, तो परमाणु संख्या 11 है। ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या कितना है, 23 है। अब हमको बोला न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या में से आप परमाणु संख्या घटा दीजिए। द्रव्यमान संख्या मतलब 23 में से परमाणु संख्या घटाएंगे 11, 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 12। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार दोनों पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है। जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया संपन्न कहाँ होती है, आपको ये बताना है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास जो है ना
वो 0.25 गुना है। तो बताना है जी का मान। देखिए जो बड़ी जी जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान फिक्स होता है, कहीं भी चली जाइए इसका मान फिक्स होगा। तो जी का मान फिक्स है, तो जहां तो फिक्स है तो पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा चंद्रमा का मान। जी का मान सभी जगह फिक्स है, कहीं भी चली जाइए आप। तो जितना जी का मान पृथ्वी पर होगा उतना जी का मान कहाँ होगा, चंद्रमा पर होगा। चाहे कोई भी चीज काहे ना बदल जाओ, जी का मान फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है बताइएगा। जीवाश्म ऊर्जा जीवों के अवशेष से जो प्राप्त होता है ना, उसी को बोलते हैं जीवाश्म ऊर्जा। कोयला ये जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? अगर समुद्र तल की गहराई को ज्ञात करना है ना, तो समुद्री तल यानी कि जो समुद्री जहाज होता है उसमें एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसको सोनार बोलते हैं। विशेष तकनीक को क्या बोलते हैं? सोनार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जा सकता है? मृत माने मरा हुआ, यांत्रिक उत्तक किसे माना जाता है? अस्केलेरे काइमा। अस्केलेरेन काइमा को मृत यांत्रिक उत्तक माना जा सकता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक होता है वोल्ट मीटर जिससे विद्युत विभव मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, जिसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो इसका त्वरण बताना है। देखिए त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं ना, ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। अंतिम वेग कितना दिया गया है? अंतिम वेग दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रारंभिक वेग है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और समय दिया हुआ है 10 सेकेंड, लेकिन हमको 72 किलोमीटर प्रति घंटा को सेकेंड में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 72 गुना 5/18 से गुना करना है। 18 चौका 72 हो जाएगा, माने 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड अंतिम वेग हो गया। u का मान है 36, तो 36 को बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 36 गुना 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 दूनी 36 मतलब 5 दूनी 10, तो 10 हो जाएगा। बटा में समय, समय 10 सेकेंड है, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड में हम बदलें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है, इसलिए। अब देख लीजिए 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बटे में 10, 10 से 10 कट गया तो बचा कितना? 1, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, बताइएगा। तो रेटिना जो होता है ना, ये प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। किसमें? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, ये NADH संश्लेषण करता है। NADH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व X क्या होगा? देखिए कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कोई तत्व X है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बस यहीं पे आप फोकस कीजिए, लाल लिटमस पत्र को नीला। सबसे पहले आप ये समझिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार कर देता है। कौन कर देता है? क्षार। क्षार कर देता है लाल लिटमस पत्र को नीला। अब अगर यहाँ पे X जो तत्व है, अगर ये धातु होगा तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय और वो धातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। तो धातु का ऑक्साइड ना क्षारीय, तो धातु मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, धातु का ऑक्साइड बनेगा। अब धातु का ऑक्साइड क्षारीय, तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो फसल चक्र का उपयोग किया जाता है मृदा उपरदा के लिए। फिर से देखिए, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि, नाइट्रोजन तत्वों की मृदा में वृद्धि। तो जो फसल चक्र है ना, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? मृदा उर्वरता में वृद्धि के लिए किया जाता है फसल चक्र की प्रयोग। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश संश्लेषण यह एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कौन सा प्रक्रिया है जरा आप बोलिएगा? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया होता है, बस आपको इतना याद रखना है। अब लास्ट के 20 सवाल हमको करना है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, अगर हवा ध्वनि संचरण के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग घटेगा। यानी कि अगर हवा ध्वनि संचरण के विपरीत दिशा में बह रही हो, ध्वनि के विपरीत दिशा में हवा है तो ध्वनि का वेग घटेगा। अगर ध्वनि के दिशा में हवा चल रहा हो तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? तो सिंचाई, स्नान करना या औद्योगिक कचरा? औद्योगिक कचरा माने जो फैक्ट्री से कचरा निकलता है वही जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक झिल्ली से घिरा होता है लाइसोसोम ना, ये एक झिल्ली से घिरा होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं जो एक झिल्ली से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में ओजोला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जैविक खाद के रूप में ओजोला का प्रयोग करते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन विशिष्ट है ब्रायोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटस या एंजियोस्पर्म? तो दोहरा निषेचन ये एंजियोस्पर्म में होता है। जो दोहरा निषेचन किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है, याद रखिएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान? तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। गुरुत्वीय त्वरण जिसको जी कहते हैं, छोटी दी, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या परावर्तन, दोनों के 2 ही नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक हॉल है, देखिएगा इस प्रकार का हॉल है जिसका फर्श 8 मीटर लंबा है और ये 6 मीटर चौड़ा है। तो एक चींटी इसके एक कोना से, मान लीजिए यहाँ से शुरू करती है और कोने से विकर्णतर सम्मुख कोण दूसरे तक जाती है, यहाँ से दूसरे तक जाती है। तो बताइएगा विस्थापन। तो विस्थापन फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, रूट अंडर में 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100, 100 का 10 निकलता है तो 10 मीटर हो जाएगा विस्थापन। याद है ना फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा के फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या? तो जब मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी दिया था उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया अगर विभवांतर मापना है तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो जो पदार्थ की है कौन होती है? ठोस, द्रव, गैस। ये पदार्थ की अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है? F2 पीढ़ी में बताना है तो 3:1 होता है लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, कक्ष और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावना है, याद रखिएगा। मैं इतना जल्दी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप परीक्षा में टाइम नहीं है। अगर अभी जो मैं देखूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 जून को और 8 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से आप रिवीजन कर लीजिए। सिर्फ अभी याद करने का टाइम नहीं, रिवीजन करने का टाइम है। अगला क्वेश्चन है, एरेन काइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? बताइएगा। जो एरेन काइमा होता है ये किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? तो हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन प्रदान करने के लिए ये सहायक होता है। और ये सब
ये सारे क्वेश्चन का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ और अच्छा से एक एक क्वेश्चन को समझाया हूँ भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ एग्जाम के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, पारा का यश को कौन बताइएगा? तो सीने बार हो जाएगा पारा का यश। सीने बार का अगर सूत्र पूछे तो HgS मरकरी सल्फाइड होता है सीने बार का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम शोषण, पोषण, जनन, ये सभी सजीव में जैव प्रक्रम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली ये किस तत्व की होती है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम की होती है तार की कुंडली। अगर बल्ब में पूछे तो बल्ब में टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन है, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। देखिए हाइड्रोजन मतलब H2O, हाइड्रोजन होता है 2 के अनुपात में, ऑक्सीजन होता है 16, 2 8 16 मतलब 1:8 में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के हिसाब से इसका अनुपात। और आज के वीडियो का ये लास्ट सवाल है, फिर हम अगले वीडियो में कंटिन्यूस क्वेश्चन करेंगे। लास्ट सवाल है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हेलोजोइक कहते हैं। यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव शरीर के अंदर ही भोजन ग्रहण करता है और एंजाइम का उपयोग करके भोजन पचाता है उसको हेलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजोइक कहते हैं। तो ये थे अच्छे क्वेश्चन, साइंस के टॉप 60 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छा लगा हो तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में, तो अच्छा से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।